कैसे पानी ज़्यादा ज़रूरी है खाने से? शरीर जो है 70% पानी का बना हुआ है, तो जो हमारे शरीर में 70% है उसको हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं। पानी की कमी से सॉलिड ज़्यादा हो जाते हैं और एक इस इम्बैलेंस से लोग कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, चाय ले लेते हैं, कॉफ़ी ले लेते हैं, वो एक पानी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। कैसे किसी नॉर्मल इंसान को पता लग जाएगा कि वो डिहाइड्रेटेड है? शुरू में जो हमें वार्निंग सिम्टम्स मिलते हैं वो ये है कि पानी की कमी से ब्रेन पे क्या इफेक्ट होता है? पानी कम होगा तो ब्रेन भी श्रिंक करना शुरू कर देगा, ब्रेन का फंक्शन कम हो जाएगा, पहले कन्फ्यूजन आएगा, फिर नींद सी आएगी, फिर दिखना थोड़ा कम हो जाएगा। खाने के बाद पानी नहीं पीना है, मगर काफ़ी सारे पेशेंट्स को मेडिसिन खाने के बाद ही लेनी होती है। ऐसा है कि अधिकतर दवाइयाँ जो है ना खाने के बाद इसलिए कहते हैं कि रोनाल्डो उर्सो 9 करके एक कंपनी है, उसका पानी पीता है। विराट कोहली भी ओशन वाटर पीता है। There's water. Urso. तो ये सब का क्या सिग्निफिकेंस है? ऐसा है कि उर्सो 9 का pH 9 होता है। जो स्पोर्ट्समैन होते हैं जब ये लोग एल्कलाइन वाटर पीते हैं तो इनकी जब हम आरओ की बात करते हैं, अल्कलाइन वाटर की बात करते हैं, कैंगेन वाटर की बात कर सकते हैं, क्या सही है और क्या नहीं। आज हम एक ऐसे टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं जिसको सुनते ही लगता है कितना बोरिंग है। कम ऑन यार, पानी, इट्स नॉट इवन ट्रेंडिंग ऑन इंस्टाग्राम। ना कोई टेस्ट होता है, ना कोई स्वाद, और माचा फ्लेवर में भी नहीं आता। बट लेट मी टेल यू एवरीबडी, दिस बोरिंग लिक्विड मेक्स 70% ऑफ योर एंटायर बॉडी। आपका ब्रेन 75% पानी से बना है, आपका खून 83% पानी से बना है, आपकी बोन्स, जी हाँ, आपकी बोन्स भी 22% पानी से बनी है। एंड येट हम पानी को बैकग्राउंड म्यूजिक की तरह ट्रीट कर रहे हैं। पीछे चल रहा है तो बस ठीक है, until it stops then it becomes an emergency. ट्रूथ इज कि पानी सिर्फ प्यास बुझाने का मीडियम नहीं है। इट इज़ योर बॉडीज डिटॉक्स एजेंट, इट इज़ योर बॉडीज एनर्जी बूस्टर, ब्रेन चार्जर, डाइजेस्टिव सपोर्ट सिस्टम और ना जाने कितना कुछ। और फिर भी हमने पानी को कभी वीआईपी ट्रीटमेंट दिया ही नहीं है। We are obsessed with vitamin gummies, we are obsessed with healthy food supplements and organic diets. मगर सबसे पावरफुल टूल हेल्थ को मेंटेन करने के लिए जो हमें फ्री ऑफ कॉस्ट मिला है, उसको हम अभी तक इग्नोर करते आए हैं। एंड दैट इज़ द रीज़न वाई आई एम मेकिंग दिस एपिसोड टुडे विद वन ऑफ द मोस्ट ब्रिलियंट माइंड्स इन मेडिसिन, डॉक्टर नीरज जैन, हु इज़ ऑल्सो अ गैस्ट्रोएंटोलॉजिस्ट। और आज हम उनके साथ बैठकर पानी को समझेंगे अच्छे तरीके से, सिंपलेस्ट तरीके से, how pani is the most underrated element of our life, yet the most essential one. So please grab a glass of water and join in the conversation. डॉक्टर नीरज जैन, वेलकम ऑन होकस पोकस। थैंक यू वेरी मच। कैसे हो आप? बहुत बढ़िया। हम डाइट की बात करते हैं, हम सप्लीमेंट्स की बात करते हैं, हम योगा की बात करते हैं, हम सुपर फूड्स की बात करते हैं, ये सब कुछ बहुत ट्रेंडिंग है। मगर आज भी अगर हम यूट्यूब पे जाके वाटर के बारे में सर्च करेंगे, वाटर पॉडकास्ट टाइप करके देखा मैंने तो कुछ नहीं आया। no Indian creator has created a content on this topic. Yes. And it was alarming for me as well जब आपने मुझे बोला कि हमें ये टॉपिक डिसाइड करना चाहिए। बिल्कुल कि इतना इम्पोर्टेंट हिस्सा हमारी ज़िंदगी का, फिर भी इसके बारे में हमें सबसे कम पता है। I hope after you finish your talk and this chat, people will realize how important water is. I really hope so. Yes. So क्यों और कैसे पानी ज़्यादा ज़रूरी है खाने से? आपने जैसे शुरू में कहा कि शरीर जो है 70% पानी का बना हुआ है। जी। सृष्टि में भी ऐसा ही है, समुद्र जितना बड़ा है उससे कम लैंड है। तो जो हमारे शरीर में 70% है उसको हम इग्नोर कैसे कर सकते हैं। जब हम इग्नोर करते हैं तो बैलेंस ख़राब हो जाता है, तो पानी की कमी से सॉलिड ज़्यादा हो जाते हैं और एक इस इम्बैलेंस से बहुत सारी बीमारियां पैदा हो जाती हैं। लोग सोचते भी नहीं हैं कि पानी क्यों पीना था, और वो अगर पीते भी हैं तो कोल्ड ड्रिंक्स ले लेते हैं, चाय ले लेते हैं, कॉफ़ी ले लेते हैं, वो एक पानी का सब्स्टिट्यूट नहीं है। जब आपको प्यास लगती है तो आपको पानी ही पीना चाहिए। तो वो पानी कितना पीना चाहिए ये भी ज़रूरी है, ज़्यादा ना पिएं, कम ना पिएं। तो उसका एक रफ फॉर्मूला है, जितना आपका वेट है उसका 70%
आप कैलकुलेट कर लीजिए, उतना आपके शरीर में पानी है। ठीक है। उस पानी को आप 15 दिन में रिप्लेस करना है आपको। तो अगर 100 किलो का इंसान है, उसके शरीर में 70 लीटर पानी है, उसको 15 दिन में वो पानी पीने के लिए आप कैलकुलेट कर लीजिए, लिटिल ओवर 4 लीटर्स उसको रोज़ पीना पड़ेगा। अच्छा। तो अगर वो इतना पानी पीता, और इस वैल्यू इस फिगर में कम और ज़्यादा थोड़ा थोड़ा कर सकते हैं अकॉर्डिंग टू द नीड्स। अब कोई खुले में काम कर रहा है, गर्मी में काम कर रहा है, स्पोर्ट्स पर्सन है, जिम जा रहा है, उसको ऐड करना पड़ेगा। जो कमरे में बैठा है, एक्टिविटी ज़्यादा नहीं है, वो थोड़ा कम भी ले सकता है। और ये सिर्फ पानी नहीं है, इस पानी में छाछ है, लस्सी है, दूध है, सूप है, नारियल पानी है, ORS का घोल है, ये सब चीज़ें इसमें इंक्लूडेड हैं। तो अगर हम टोटल लिक्विड्स की मात्रा 70% कर लें तो हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। आप सिर्फ ये कह रहे हो कि लैक ऑफ पानी की वजह से इतनी सारी बीमारियां होती हैं। बहुत सारी बीमारियां होती हैं, आप सोच भी नहीं सकते हैं। सबसे पहले तो ये है कि आपकी आंतें ही साफ़ नहीं होंगी, क्योंकि आंतें 25 फुट लंबी हैं, उनको फ्लश करने के लिए काफ़ी पानी चाहिए। अब आप पानी नहीं देंगे तो सूखी सूखी रहेंगी, तो चलेंगी नहीं आगे, तो फिर कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा। और ये एक बहुत बड़ी बीमारी है। कॉन्स्टिपेशन होते ही आप समझ लीजिए कि आपका मूड ख़राब होगा, आपके पेट में गैस होगी, आपका खाना पीना बंद हो जाएगा, आपको भूख नहीं लगेगी, जी मिचलाएगा। ये सारे सिम्टम्स इसलिए क्योंकि आपका पेट साफ़ नहीं हो रहा। फिर सिर में भारीपन होगा, तो आप अगले दिन काम भी नहीं कर पाएंगे। तो रोज़ पेट साफ़ हो, उसके लिए रोज़ पानी पीना बहुत ज़रूरी है। तो पहली चीज़ तो है कि पानी पिएँ जिससे पेट साफ़ रहे। तो अगर वो पानी आप नहीं पीते हैं तो वो आपकी बीमारी का अहम कारण बन जाएगा। और कॉन्स्टिपेशन से बड़ी मैं समझता हूँ गैस्ट्रोएंटरोलॉजी में कोई बीमारी नहीं है। आपने जितनी भी फीलिंग्स या फिर सिम्टम्स दोहराए ना, आई एम श्योर कि जो ऑडियंस इसको सुन रही है वो रिलेट कर रही होगी कि ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, और वो उनके लिए रिलेटेबल होगा कि उनके साथ ऐसा हो रहा है। बिल्कुल हो रहा होगा, बिल्कुल हो रहा होगा। अभी जो आपने बताया, ये आपने बताया कि पीना क्यों है, मगर इस पे भी बात करो कि कैसे पीना है। ये इक्वली इम्पॉर्टेंट है। अब सुबह सुबह जब हम उठते हैं तो उसे ऊषा पान कहते हैं, या अर्ली मॉर्निंग का जो पानी पीना है वो हमें पेट साफ़ करने के लिए पीना है। तो जल्दी पीना है, जल्दी जल्दी आपने 2-3 गिलास पानी पिया, उसमें रुकना नहीं है आपको, जहाँ तक हो सके जल्दी पिएँ। तो उसको इसलिए हम कहते हैं जल्दी पिएँ, वो फ्लशिंग कर देता है, इंटेस्टाइन में रुकता नहीं है वो। इसका एक उदाहरण ये है कि अगर आप पौधों में पानी डालें और एक साथ खूब सारा पानी डाल दें तो नीचे मिट्टी में बिल्कुल नीचे पहुँच जाएगा। और दिन में जब हम पानी पीते हैं तो हमें घूंट घूंट करके पीना चाहिए, खाने से पहले 20 मिनट पहले, 40 मिनट के बाद, वो धीरे धीरे पीना चाहिए, जिससे कि वो एब्जॉर्ब हो और बॉडी में स्प्रेड हो जाए, वो नीचे तक नहीं जाना चाहिए। लोगों को शिकायत ये होती है जब हम कहते हैं पानी ज़्यादा पियो कि हम पानी पीते हैं तो हमें पेशाब जाना पड़ता है। वो पेशाब आपको नहीं जाना पड़ेगा अगर आप पानी धीरे धीरे पिएंगे। तो इसलिए दिन भर जो आप पानी पिएंगे वो घूंट घूंट करके पीजिए, और सुबह पिएँ तो एक साथ पीजिए। तो ये इस ढंग से पानी पीना वेरी प्रैक्टिकल, वो अच्छा रहता है, फ़ायदा करता तो है। इसका मतलब जब हम सुबह पानी पी रहे हैं तो हम तेज़ पी रहे हैं और उसमें सलाइवा मिक्स नहीं हो रहा है, ज़रूरी नहीं है, और वो फ्लश आउट पर्पसेस के वो लिए। फ्लश आउट पर्पज़ के और लिए। ऐसा भी होता है कि ये भी सुना है मैंने कि आयुर्वेदा में कोई शब्द है, कोई क्रिया है जो गर्म पानी पीने को बोलते हैं। गर्म पानी पीना इसलिए अच्छा होता है कि हमारा बॉडी टेम्परेचर, इंटरनल बॉडी टेम्परेचर आउटसाइड बॉडी टेम्परेचर से 1 डिग्री ज़्यादा है। तो हम कोई भी चीज़ पेट में डालते हैं, अगर वो बॉडी टेम्परेचर पे होगी तो हमें नुकसान नहीं करेगी बल्कि फ़ायदा करेगी। नहीं तो पहले बॉडी उसको अपने टेम्परेचर पे लाएगा, उसमें उसको टाइम लगेगा, उसमें उसकी एनर्जी वेस्ट होगी। तो अगर बॉडी टेम्परेचर के आसपास हम पानी पीते हैं तो वो हमें फ़ायदा करता है, तो बॉडी एक्सेप्ट करता है उसको, और फिर आगे फंक्शन शुरू हो जाते हैं। तो मतलब बॉईल करके फिर थोड़ा कोसा करके पी लो। कोसा करके पानी पीना चाहिए। ये सिर्फ सुबह के लिए प्रेफरेबल है या फिर पूरा दिन? सुबह तो करना ही चाहिए, लेकिन सारा दिन भी पिएँ। लोग तो गर्मी जाड़ों सारा टाइम पीते हैं थोड़ा गुनगुना पानी, उसमें अच्छाई है, बुराई कोई नहीं है। लेकिन गर्मियों में भाई गर्मी इतनी होती है तो शीतल या कोल्ड वाटर ज़्यादा अच्छा लगता है। तो वो मटके का ठंडा ठीक है, फ्रिज का ठंडा नहीं होना चाहिए। ठंडा पानी क्यों सही नहीं है? ठंडा पानी जैसे मैंने भी कहा कि इंटरनल बॉडी टेम्परेचर जो है हमारा 1 डिग्री हायर होता है, तो जैसे ही आप ठंडा पानी पिएंगे तो अंदर के टिश्यूज़ एकदम फ्रीज हो जाएंगे, तो उनमें इन्फेक्शन की संभावना बन जाती है। तो जैसे गला बैठ जाता है या गले में खराश हो जाती है या खांसी ज़ुकाम हो जाता है, वो सब इसीलिए होता है कि हमने बहुत ठंडा पानी पी लिया। इसलिए थोड़ा पानी जो है क्लोज टू द बॉडी टेम्परेचर हो वो अच्छा रहता है। अच्छा, ये जो 8 ग्लास रूल है वो कितना एक्यूरेट है? अब ये ग्लास के साइज़ पे भी डिपेंड करता है हाँ, और इंसान के वेट पे डिपेंड करता है। ओके। तो हर एक का वेट अलग है
और घरों में ग्लासेस के साइज़ भी फ़र्क है। जब मैं अपने पेशेंट से बात करता हूँ, किसी के घर में 200 ml का ग्लास है, किसी का 250, किसी का 300, तो उसी से गिनती करते हैं कि हमने सवेरे 3 गिलास पानी पिया, तो एक तो 600 ml पी रहा है, दूसरा 900 ml पी रहा है। तो पहले तो हमें ये डिसाइड करना कि ग्लास का साइज़ कितना है और उनका बॉडी वेट कितना है। तो हम उसी बात पे वापस आ रहे हैं कि हमें कितना पानी पीना है, उसको हम उतने ग्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। मैं एक उदाहरण देता हूँ। वज़न है 65 किलो, उसका 70% बैठेगा 45 लीटर। अब वो 45 लीटर हमें 15 दिन में पीने के लिए 3 लीटर रोज़ पीना है, तो प्रायः 300 ml का ग्लास होता है, तो उसके 10 ग्लास आपको पीने हैं। लेकिन वो सिर्फ पानी नहीं है, वो पीने की और भी चीज़ें हैं। खाने के साथ जैसे छाछ कोई लेना चाहे, लस्सी लेना चाहे, या इन बिटवीन मील्स कुछ लेना चाहता है, या खाने से पहले सूप लेना चाहता है, वो सब उसमें इंक्लूड हो जाएगा। तो इसलिए 8 ग्लास रूल बिल्कुल स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं हो सकता, और ये भी ज़रूरी है कि ग्लास का साइज़ क्या है, उस पर ये रूल कामयाब होगा। ये भी बोला जाता है कि पानी बैठ कर पीना चाहिए, खड़े होकर नहीं पीना चाहिए। इसका पीछे क्या लॉजिक? ये तो बहुत ही इम्पॉर्टेंट चीज़ है। ये मेरे साथ एक तजुर्बा हुआ कि जब मैं एंडोस्कोपी कर रहा था, तो एंडोस्कोप में वाटर जेट होता है लेंस को क्लीन करने के लिए। जी। तो लेंस को क्लीन करते करते एक बार हमने कहा कि सामने कुछ नज़र आ रहा है, तो उसको भी पानी मार के ज़रा क्लीन कर लेते हैं। तो सिरिंज से हमने पानी छोड़ा, तो उसमें एक होल होता है जिसमें से हम अपनी बायोप्सी वगैरह लेते हैं। तो वो जेट वहाँ से गया, तो जहाँ पर उसने स्ट्राइक करा वो जगह लाल हो गई। तो मुझे याद आया कि हमने सुना था बचपन में कि पानी पेट को लग जाता है। अगर आप खड़े होकर पानी पिएंगे, उसकी स्पीड बहुत तेज़ होगी, वर्टिकल धार सीधी जा रही है बिना रुके, तो जाके वहाँ पेट में, स्टमक में टकराएगा, तो वहाँ पर लाली आ जाएगी, तो फिर दर्द करेगा। इसलिए पानी बैठ के पीना चाहिए, पेट को सपोर्ट मिलना चाहिए। अब तो मेज़ कुर्सी पे बैठे हुए, लेकिन पहले तो लोग उखड़ू बैठ के ज़मीन पे फिर पानी पीते थे, तो पेट बिल्कुल सपोर्टेड रहता था। तो सही तरीका यही है कि पेट के आपको नुकसान ना हो कि आप उस ढंग से पानी पिएं। उससे बचने का एक तरीका ये है कि आप पानी धीरे धीरे पिएं, घूंट घूंट करके पिएं, तो एकदम फोर्स के साथ नहीं जाएगा। लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ कि लोगों की आदत होती है, फ्रिज में से बोतल निकाली, खड़े होकर ठंडा पानी गट 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 करके पी गए। उससे ज़्यादा नुकसान किसी चीज़ से नहीं हो सकता। लेकिन जवानी में वो सब चल जाता है, शरीर बर्दाश्त कर लेता है, लेकिन वो कभी ना कभी शिकायत करेगा। तो आदत अच्छी नहीं है, वो नहीं डालनी चाहिए। मुझे बात करनी है आपसे साइंस ऑफ डिहाइड्रेशन की, कि कैसे किसी नॉर्मल इंसान को पता लग जाएगा कि वो डिहाइड्रेटेड है। डिहाइड्रेशन बहुत मुश्किल चीज़ नहीं है समझना, क्योंकि सबसे पहले हमको प्यास लगने लगती है, हमारा मुंह सूख रहा होता है, और फिर हम देखते हैं कि पसीना तो आ ही नहीं रहा हमको, फिर काफ़ी देर से पेशाब भी नहीं आया है, फिर उसके बाद लगता है कि कुछ कमज़ोरी आ रही है। कभी कभी प्यास को हम भूख भी समझ लेते हैं, और हमें लगता है अब हमें भूख लग रही है, वो भूख नहीं, प्यास है। अगर डिहाइड्रेशन बढ़ जाएगा तो फिर ब्लड प्रेशर लो हो जाएगा, उस टाइम तो कमज़ोरी आएगी, हमसे खड़ा रहना मुश्किल हो जाएगा, बैठें तो हमें बैठना मुश्किल होगा, हम लेट जाएंगे। तो कमज़ोरी एक दूसरा अहम सिम्टम है। लेकिन शुरू में जो हमें वार्निंग सिम्टम्स मिलते हैं वो ये है कि मुंह सूख रहा है और प्यास लग रही है और हम पानी पी नहीं रहे हैं, फिर पसीना भी नहीं आ रहा, और जब पेशाब आया तो इतना ज़्यादा पीला आया कि हमें लगे कि तो हाई कलर्ड यूरिन क्या रहा, हमको कहीं जॉन्डिस तो नहीं हो गया है। और उसके आगे तो कंसिक्वेंसेस बहुत ख़राब हैं। फिर किडनी पे जोर पड़ेगा, जब यूरिन नहीं बनेगा तो यूरिया क्रिएटिनिन बढ़ना शुरू हो जाएगा, और फिर जब ब्लड प्रेशर लो होगा, खून गाढ़ा हो जाएगा, तो कुछ लोगों को तो हार्ट अटैक के भी चांसेस बन सकते हैं, ब्रेन स्ट्रोक के भी बन सकते हैं। तो कॉन्सिक्वेंसेस कहीं से कहीं पहुंच जाएंगे। इसलिए जस्ट बिकॉज ऑफ डिहाइड्रेशन। और जितने भी बॉडी सेल्स हैं वो बिना पानी के काम नहीं करेंगे, इंटेस्टाइन नहीं करेगी, किडनीज नहीं करेंगे, तो सब जगह हाहाकार मच जाएगा कि सब नदी का पानी बंद हो गया, पानी छोड़िए। मतलब हमारी बॉडी का पेट्रोल है पानी, बहुत ज़बरदस्त पेट्रोल है, उसके बगैर गाड़ी चलेगी नहीं। जो लोग सबसे ज़्यादा कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, टी और कॉफ़ी कंज्यूम करते हैं, थिंकिंग दे आर रिप्लेसिंग द लिक्विड इन देयर बॉडी, आप उनके लिए क्या कहना चाहोगे? वो एक गलत फहमी में जी रहे हैं, क्योंकि इन चीज़ों को, उसमें जो केमिकल्स हैं उनको क्लीन करने के लिए भी पानी चाहिए। तो वो इतना पानी नहीं पी रहे हैं कि उसके जहर को भी निकाल सकें। फिर टी, कॉफ़ी, कोल्ड ड्रिंक्स, कार्बोनेटेड ड्रिंक्स, इन सब में कुछ प्रिजर्वेटिव्स होते हैं, कुछ स्टिमुलेंट्स होते हैं जिसकी वजह से हमें उनकी आदत पड़ती है। वो स्टिमुलेंट्स भी अगर हम ज़्यादा लेंगे तो फिर हमें ट्रेमर्स हो जाएंगे, नींद ख़राब होगी, हमारी भूख कम हो जाएगी। तो ये सब सिम्टम्स जो है इन चीज़ों का ज़्यादा सेवन करने से होते हैं। तो ये विद इन लिमिट्स लेना चाहिए, बहुत ज़्यादा नहीं लेना चाहिए।
पानी की कमी से आपने लिंक किया कि किडनी कैसे अफेक्ट हो रही है, पानी की कमी से आपने लिंक किया कि हार्ट अटैक भी आ सकता है, पानी की कमी से फटीग हो रहा है, समझ आ रहा है क्या? बिल्कुल। पानी की कमी से माइग्रेन्स या ब्रेन पे क्या इफेक्ट होता है? पानी कम होगा तो ब्रेन भी श्रिंक करना शुरू कर देगा, ओह। उसके अंदर जो सॉल्ट्स हैं वो कंसनट्रेट होने शुरू हो जाएंगे, तो वो सब जो है ब्रेन का फंक्शन कम हो जाएगा। पहले कन्फ्यूजन आएगा, फिर नींद सी आएगी, फिर दिखना थोड़ा कम हो जाएगा, डिजीनेस आएगी, ब्रेन काम नहीं करेगा, तो वो सारे सिम्टम्स ब्रेन में आएंगे। फिर ऐसे ही जब ब्रेन को ये सब स्ट्रेन पड़ता है तो फिर उसमें कई बार स्पैज़म होता है आर्टरीज़ का, तो जब आर्टरी स्पैज़म में जाती हैं तो माइग्रेन के अटैक होने शुरू हो जाते हैं। तो ये सारे सिम्टम्स पानी की कमी से क्रिएट हो जाएंगे। वाओ, दिस इज़ हाईली अलार्मिंग। इट इज़ वेरी वेरी अलार्मिंग। पानी पे इम्पोर्टेंस, मतलब पानी की इम्पोर्टेंस का भुला नहीं सकते हैं, पानी पूरा पीना चाहिए। और ये जब गैस और कॉन्स्टिपेशन होता है पानी की कमी से, तो फिर एसिड ऊपर आना शुरू हो जाता है, तो फिर हाइपर एसिडिटी महसूस होती है, तो वो हाइपर एसिडिटी का भी एक कारण पानी की कमी हो जाता है। तो अगर आप पानी पिएंगे, पेट साफ होता रहेगा, एसिड का फ्लो डाउनवर्ड्स रहेगा, तो आपको एसिडिटी फील नहीं होगी। अच्छा, जब ऐसा कहा जाता है कि हमने सुबह से जब कुछ खाया नहीं होता तो कुछ खा लो वरना आपको एसिडिटी हो जाएगी, अगर ऐसे सिचुएशंस में जहाँ इंसान कुछ नहीं खा पा रहा है या भूल गया है, तो पानी पीने से वो सिचुएशन कम हो जाएगी? बिल्कुल हो जाएगी। आप अगर व्रत उपवास रख रहे हैं, आप खाना नहीं खा रहे हैं, पूरा दिन नहीं खा रहे हैं, आपका काम चल सकता है, लेकिन पानी के बगैर काम नहीं चलेगा। पानी तो आपको पीना पड़ेगा, तो पानी इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट। पानी पी के आपका काम चल सकता है अगर खाना नहीं मिल रहा है, लेकिन अगर खाना मिल रहा है और पानी नहीं मिल रहा है तो उससे तो नुकसान हो जाएगा। ऐसे दिन कोई डिसाइडेड है कि हम बिना खाने के कितने दिन जी सकते हैं और बिना पानी के कितने दिन जी सकते हैं? ऐसा कोई एक्सपेरिमेंट है? ऐसा अलग अलग लोगों ने, और सन्यासी, साधु सन्यासी तो बहुत करते रहते हैं कि वो 10-15 दिन बिना खाने के रहेंगे, लेकिन बिना पानी के तो 2 दिन 3 दिन रहना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि फिर जब पानी नहीं होगा, पेशाब नहीं बनेगा, तो किडनी फेल होने के चांसेस हो जाते हैं। हम रोज़ अपने हॉस्पिटल्स में देखते हैं कि पेशेंट जिनको डायरिया या वॉमिटिंग हो जाएगा, तो वॉमिटिंग की वजह से पानी नहीं पी पा रहे हैं और डायरिया की वजह से पानी ज़्यादा निकल रहा है, तो जब तक वो हमारे पास एक या दूसरे दिन आते हैं तब तक उनकी किडनी पे जोर पड़ जाता है। आपने बोला कि किडनी पर बहुत दबाव पड़ता है, आप इसको थोड़ा सा और लेमैन्स टर्म में एक्सप्लेन कर दो। किडनी का काम है बॉडी के टॉक्सिन्स को निकालना, तो उसके लिए जो भी ब्लड किडनी में जाता है वो फ़िल्टर होता है, और उस फिल्ट्रेशन के लिए हमें बेसिकली ब्लड में पानी चाहिए, क्योंकि ब्लड तो फ़िल्टर नहीं होगा, ब्लड में जो पानी है वही फ़िल्टर होगा, उसके साथ गंदगी निकलेगी। अब अगर ब्लड बिल्कुल ड्राई हो रहा है तो किडनी में पहले तो ब्लड प्रेशर कम होने की वजह से जाएगा ही कम, और जो जाएगा उसमें पेशाब बनेगा कितना, तो सारे टॉक्सिन्स अंदर रुक जाएंगे। तो यूरिया, क्रिएटिनिन, यूरिक एसिड, ये तो हम मोटे तौर पे नाप लेते हैं, लेकिन उसके अलावा जो दवाइयाँ हैं उनके भी बाई प्रोडक्ट्स और जो रेमनेंट्स होते हैं वो भी ब्लड में रह जाएंगे, तो वो सब एक्यूमुलेट होते होते ब्लड में इकट्ठे हो रहे हैं और उसका अलग नुकसान हो रहा है। तो इसीलिए उसको हम कहते हैं अब किडनी फेलियर हो रहा है, कि बॉडी इज़ नॉट एबल टू क्लियर द टॉक्सिन्स, वो सब अंदर इकट्ठे होते जा रहे हैं। कोई ऐसी कहानी या कोई ऐसा केस याद है जो आप शेयर करना चाहोगे रिलेटेड टू डिहाइड्रेशन? डिहाइड्रेशन के केसेस बहुत कॉमन हैं, और आजकल गर्मी का मौसम है, लोग सवेरे उठ के पानी नहीं पीते, सीधा चाय पिया और तैयार होकर ऑफिस भाग गए, ढंग से खाना भी नहीं खाया, ऑफिस में भी पानी नहीं पिया, और फिर शाम तक उन्होंने देखा कि पेशाब आ ही नहीं रहा, और आ रहा है तो बहुत ज़्यादा पीला आ रहा है। कुछ दिन ऐसे चल जाएगा, उसके बाद फिर उनको दिक्कत आनी शुरू हो जाएगी। तो अगर ऐसे में ही अगर उल्टी और दस्त लग जाए तो वो सीधा हॉस्पिटल पहुंचेंगे, ब्लड प्रेशर भी लो होगा, आंखें गड्ढे में होंगी, स्किन बिल्कुल जिसको कहते हैं कि लटकी हुई स्किन होगी, उसमें कोई पानी नहीं है, सूखी हुई स्किन होगी। तो ऐसे केसेस आते हैं, और उनका यही है कि सीधा उनको ड्रिप लगाया जाता है, और कभी कभी हैरानी होती है कि आपने एक बॉटल 500 ml की होती है, आपने 2 लगा दी, 3 लगा दी, अभी तक पेशाब ही नहीं आ रहा है। तो इतना ज़्यादा इंटेंस डिहाइड्रेशन होता है कि उसको कवर करते जाइए आप। 3 लीटर उसकी नॉर्मल रिक्वायरमेंट थी, फर्स्ट डे में शायद आप उसको 4 या 5 लीटर दे देंगे, और अगर उसको कोई कार्डियक कंडीशन है या कोई ऐसी कंडीशन है जिसमें पानी कम देना है, तो वहाँ थोड़ा और संभल के चलना पड़ता है कि एक साथ बहुत सारा इंट्रावीनस फ्लूइड नहीं दे सकते हैं, तो धीरे धीरे रिहाइड्रेट करते हैं। फिर साथ साथ ये देखना पड़ता है कि किडनी उसकी फंक्शन कर रही है या किडनी ने काम करना बंद कर दिया, वो हड़ताल पे चली गई, तो फिर पेशाब बनेगा ही नहीं शायद। हम पानी दिए जा रहे हैं, किडनी हड़ताल पे है,
वो पेशाब बनाएगी नहीं, फिर उनकी डायलिसिस करनी पड़ती है। तो ऐसे केसेस गर्मियों में काफ़ी आते हैं। तो ये ध्यान रखना चाहिए कि पानी की कमी ना हो, और पानी की कमी आपको रेगुलर रहती है, उसके बाद आपने कोई बाहर का खाना खाया और वॉमिटिंग डायरिया हो गया तो वो तो बहुत सीरियस इशू बन जाएगा। ये कितना सच है कि मील से पहले पानी पीना हमारी डाइजेशन को अफेक्ट करता है? बिल्कुल ठीक बात है। मील से पहले पानी इसलिए पी लेना चाहिए कि जो भी हमारा सलाइवा है, जो गैस्ट्रिक जूसेस हैं, उनको बनाने के लिए हमें पानी चाहिए। ठीक है। तो खाने से 20 मिनट पहले धीरे धीरे पानी पीना चाहिए। हमने पहले बात करी थी कि शुरू में तो सुबह उठ के तेज़ी से पानी पीना है, लेकिन अब जो सारा दिन हम पानी पिएंगे वो धीरे धीरे पिएंगे। उसको हो सके तो थोड़ा सलाइवा के साथ मिक्स करके भी पी लें, और वो बैठ के पिएँ और 20 मिनट पहले पी लें। जब वो पानी हमारे पेट में पहुंचेगा, उसके 20 मिनट के बाद जब हम खाना खाएंगे तो मुंह में सूखापन नहीं होगा, और जब वो खाना पेट में जाएगा तो वहाँ पर एसिड होगा, उसको प्री डाइजेस्ट करने के लिए फिर और गैस्ट्रिक जूसेस, पैनक्रेटिक जूस, लिवर बाइल, वो सब बनने के लिए तैयार बैठा होगा, तो वो खाने को पचाएगा। अब अगर हम पानी नहीं पीते हैं तो मुंह सूखा सूखा होता है, तो खाने के साथ फिर हम घुट घुट करके बीच बीच में पानी पीना शुरू कर देते हैं, तो वो अच्छा नहीं होता। तो इसलिए जो हमारे जूसेस हैं, पेट में एसिड है, वो तो फिर भी बनेगा, वो डाइल्यूट हो जाता है। और एसिड का बड़ा अहम काम है, 2 काम है एसिड के। एक तो वो फूड को गलाएगा, तो फूड पचने के लायक हो जाएगा आगे डाइजेस्ट होने के लिए, और दूसरा वो कीड़ों को मारेगा। तो बैक्टीरिया और जो कीड़ों के अंडे, ओवासिस जो होते हैं, वो उसमें मर जाते हैं। 40 मिनट का उसको टाइम चाहिए। तो 40 मिनट तक अगर हम पानी नहीं पिएंगे और उसके बाद पानी पिएंगे तो हमें कोई नुकसान नहीं है। कुछ लोगों के साथ प्रॉब्लम आती है कि वो नहीं पी सकते, कितनी कोशिश कर लें बिना पानी के खाना खाएंगे नहीं वो। कुछ की वजह तो ये होती है कि वो खाना थोड़ा सा खुश्क है, उसमें रसा कम है, या वो जल्दी खाने की आदत रखते हैं, तो इतने चबाते नहीं है कि सलाइवा मिक्स हो के वो खाना सॉफ्ट हो जाए। तो ऐसे में इन लोगों को छाछ या लस्सी का एक छोटा गिलास 100-150 ml का साथ में रख लेना चाहिए, तो उसको सिप सिप करके वो अपना खाना खा सकते हैं। अब पानी में और छाछ में क्या फ़र्क है? दोनों ही लिक्विड है, लेकिन पानी तो एसिड को डाइल्यूट करेगा, लेकिन छाछ या लस्सी एसिड को डाइल्यूट नहीं करेगी, वो तो खुद फूड है। जब वो पिएंगे तो और एसिड बनेगा, तो वो भी डाइजेस्ट हो जाएगा। तो वो ले सकते हैं, लेकिन पानी नहीं ले सकते हैं। तो खाने से पहले पानी अच्छा रहता है। इसलिए हमारे आयुर्वेदा में दही या छाछ या लस्सी जनरली लंच के साथ ली ही भी जाती है, इसीलिए ली जाती है कि वो पानी का रिप्लेसमेंट भी बन जाए और डाइजेस्ट भी हो जाए और लुब्रिकेशन भी हो जाए। जिनको दिक्कत हो रही है सटकने में, वो खा सकते हैं। और फिर खाने के बाद अब उस खाने को पचने के लिए कुछ समय दीजिए, जो कीड़े हैं उनको मरने के लिए कुछ समय दीजिए। तो 40 मिनट के बाद फिर आप वैसे ही बैठ के घूंट घूंट करके पानी पी सकते हैं। इसका मतलब खाना खाने से 20 मिनट तक पहले आप पानी पी सकते हो। हाँ, खाना खाने के साथ आप छाछ और लस्सी ले सकते हो, और हाँ। खाना खाने के 40 मिनट बाद तक आपको पानी नहीं पीना चाहिए। 40 मिनट के बाद आप पी सकते हैं। और अगर हम पीते हैं तो वो डाइल्यूट हो जाता है, और हमारे उससे फिर अगेन डाइजेशन प्रॉब्लम सॉल्व बिल्कुल शुरू हो जाती है। इन्फेक्शंस जो होते हैं, मैंने देखा कि लोगों को गैस्ट्रोएंटराइटिस होती है, वायरल हेपेटाइटिस होती है, लिवर एब्सेस होता है, पेट में वॉर्म्स होते हैं। उसके पीछे एक अहम कारण यह है कि वो बाहर का खाना बहुत खा रहे हैं और उस खाने के साथ पानी पी रहे हैं। तो बाहर का खाना भी उनको शायद इतना नुकसान नहीं करे अगर वो खाने के साथ पानी ना पिए। जो वायरल हेपेटाइटिस और बाकी चीज़ों का आपने नाम लिया, आप उन्हें थोड़ा एक्सप्लेन कर सकते हो, वो क्या होता है? वायरल हेपेटाइटिस पानी के माध्यम से होती है। उसमें जनरली हेपेटाइटिस ए या ई वायरस आ जाता है, तो वो पानी में सप्लाई में होता है। ठीक है। लेकिन अगर हम खाने के साथ पानी नहीं पी रहे हैं तो वायरस भी 40 मिनट में एसिड से मर जाएगा। ऐसे ही गैस्ट्रोएंटराइटिस में साल्मोनेला है, शिगेला है, ई कोलाई है, ये सारे बैक्टीरिया जो डायरिया डिसेंट्री कर देते हैं वो भी मर जाएंगे। फिर यही इन्फेक्शन जैसे कि अमीबाइसिस है, वो एक थोड़ा सा बड़ा ऑर्गेनिज्म है, वो अगर बच गया क्योंकि आपने पानी पी लिया है तो वो इंटेस्टाइन्स में घूमते लार्ज इंटेस्टाइन में जाके वहाँ पर कोलाइटिस कर देगा, और फिर वहीं से फिर वो लिवर में पहुँच के लिवर एब्सेस कर देगा। तो सारे पेट के रोगों के पीछे, इन्फेक्शंस के पीछे कारण ये खाने के साथ पानी पीना। अब हमने बात की थी टाइमिंग की, लेट्स टॉक अबाउट द टेक्निक। एक एग्जांपल ये है कि डेजर्ट में ड्रिप फार्मिंग होती है, या जहाँ भी कहीं पानी की कमी है वहाँ ड्रिप फार्मिंग करते हैं। तो पाइप लगा देते हैं पौधों के पास
और उसमें एक छोटा सा छेद करके एक छोटा सा वाल्व लगा देते हैं, उसमें से ड्रॉप करके पानी जड़ों के पास गिरता रहता है, वो जड़ें उसको एब्जॉर्ब करती रहती हैं, वो पानी नीचे मिट्टी में पहुंचता ही नहीं है, वेस्ट नहीं होता। तो आपने कुछ ही ml पानी से पौधे को हरा भरा कर दिया, पानी वेस्ट नहीं हुआ। वही टेक्निक है कि आप सिप करके पीते रहिए और आपका समय भी निकलता जा रहा है, आपका काम भी हो रहा है और आपको उठना नहीं पड़ रहा बार बार पेशाब के लिए। लेकिन लोगों की आम शिकायत यही होती है, आप डॉक्टर साहब कह रहे हैं इतना पानी पियो, फिर तो बार बार पेशाब जाना पड़ता है। उसकी वजह यही है कि हम जल्दी पी लेते हैं, तो उससे फ्लशिंग हो जाती है, सीधा किडनी में पानी जाता है और फिर उनको पेशाब के लिए जाना पड़ता है। तो वो ना हो उसके लिए थोड़ा थोड़ा करके पीते रहें। दूसरा ये है कि पानी कुछ चीज़ें हैं उनके साथ मेल नहीं खाता, जैसे भोजन तो है, भोजन के साथ पानी नहीं पीना। उसके अलावा आपने जूस पिया है, आपने दूध पिया है, उसके बाद पानी नहीं पीना, वो नुकसान करेगा। आपने फ्रूट्स खाए हैं, खास तौर से वाटरी फ्रूट्स हैं, वैसे फ्रूट्स में सब में ही पानी का तत्व बहुत होता है, सैलेड्स लिए हैं, उसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए। अगर आप तली हुई चीज़ों के बाद पानी पिएंगे तो आपका गला बैठ जाएगा, होर्सनेस हो जाएगी। बहुत मीठा खाया उसके बाद पानी नहीं पीना चाहिए। तो इन सब चीज़ों का पानी के साथ मेल नहीं है। ये स्पेशल कैटेगरीज़ हैं जिनके बाद अगर आप पानी पिएंगे आपको तुरंत नुकसान होगा। तो अभी थोड़े दिन पहले ही मैंने खरबूजा खाया था और छूटते ही मेरे को नहीं खाना था मीठा, मेरा मन नहीं था, मुझे मम्मा ने बाइट दी, मैंने खा लिया एंड आई वेंट ऑन टू ग्रैब ग्लास ऑफ वाटर एंड पापा शाउटेड नहीं पानी नहीं, बच गए। तो वो उसकी वजह क्या है कि पानी क्यों नहीं पीना चाहिए? ख़राब हो जाएगा एकदम से सिस्टम, तुरंत नुकसान होगा। आपने बोला वो तुरंत क्यों, क्या रिएक्शन होता है? जैसे आपने जो भी वाटरी चीज़ें आप ले लें, जैसे फ्रूट्स लिए, उसमें पानी का तत्व ऑलरेडी बहुत ज़्यादा है, अब आप ऊपर से पानी और पी रहे हैं तो बॉडी अभी उसको पानी को अब्जॉर्ब करके उसके सॉलिड एलिमेंट्स को पचाने की कोशिश कर रही है, आपने ऊपर से पानी पी लिया तो उस डाइल्यूशनल इफेक्ट की वजह से वो नुकसान कर जाएगा और डायरिया हो जाएगा। डायरिया तो हो ही जाएगा, उल्टी भी हो सकती है, पेट में आपको एसिडिटी हो जाएगी, गैस हो जाएगी, परेशान हो जाएंगे आप। आपने बोला कि खाने के बाद पानी नहीं पीना है, मगर काफ़ी सारे पेशेंट्स को मेडिसिन खाने के बाद ही लेनी होती है, मेडिसिन के ऊपर भी लिखा होता है ये खाने के बाद, ये खाने के बाद। बिल्कुल ठीक तो है। फिर उसका क्या इलाज है? ऐसा है कि अधिकतर दवाइयाँ जो है ना खाने के बाद इसलिए कहते हैं कि पेट खाली ना हो, जी पेट में भोजन हो जिससे ये दवाई की गर्मी पेट को ना लगे। ठीक है। तो खाना खाने के 40 मिनट के बाद क्या 1 घंटे बाद भी भोजन तो पेट में पड़ा हुआ ही है, तो जब पानी पियेंगे उस टाइम दवाई खा सकते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि कहा जाता है नहीं ये डायबिटीज़ की दवाई है, खाने के तुरंत बाद लेनी है, तो ऐसे में 2 घूंट पानी से ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ज़्यादा पानी नहीं पीना, 2 घूंट पानी से ले सकते हैं। तो पानी और दवाई और खाना, इन तीनों का जो है एक बैलेंस मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है कि हम दवाई के बहाने पानी ऐसे ना ले लें कि वो नुकसान कर जाए। अगर हम सोचें कि पहले लोग कैसे पानी पीते थे, तो वो ज़मीन पे बैठ के ओक से पानी पीते थे और या प्याऊ में जाके झुक के पानी पीते थे ऐसे करके, तो झुकने से पेट को सपोर्ट मिलता था और जब वो पानी पी रहे हैं तो उनके होंठ भीग रहे हैं। तो प्यास बुझाने के लिए होंठ का भीगना बहुत ज़रूरी है। तो अगर आप पानी पी रहे हैं तो ऐसे पिएं कि आपके होंठ भी भीगें। अब लिपस्टिक ख़राब ना हो, आपने ऊपर से पी ले तो कोई फ़ायदा नहीं है, तो होंठ भीगने चाहिए, तभी आपको पानी का फ़ायदा होगा। प्यास सही मायने में तब बुझेगी जब होंठ भी गीले होंगे। नहीं, आपने सही बात बोली। अभी जैसे आपने बात बोली तो मेरे दिमाग में वो फीलिंग आई, आई रीलिव्ड द मोमेंट जब हम ऐसे करके पानी पीते हैं तो एक अच्छी सी फीलिंग आती है कि हाँ, बहुत सेटिस्फाइंग होता है, बहुत सेटिस्फाइंग होता है कि जब ऐसे करके पानी कभी किसी सिचुएशन में पिया है, मोस्टली गुरुद्वारों में जब ऐसे करके देते हैं तो बहुत अच्छी फीलिंग होती है वो। बिल्कुल, उसमें प्यास अच्छी बुझ जाती है। दैट्स ट्रू, गुड टेक अवे। जब हम पानी को सही तरीके से पीना है, कब पीना है, पानी के कितने फ़ायदे हैं, कैसे पीना है, ये सब डिस्कस कर रहे हैं, तो ये भी डिस्कस करना बड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम ऑफ वाटर इन इंडिया इज़ नॉट एज सेफ एज इट सीम्स टू बी। तो फिर अब आते हैं सेफ्टी पे कि जब हम आरओ की बात करते हैं, अल्कलाइन वाटर की बात करते हैं, कैंगन वाटर की बात कर सकते हैं, इतनी सारी चीज़ें हैं मार्केट में, कंफ्यूजिंग है क्या सही है और क्या नहीं। पहले तो जो आपने कहा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, कि उसमें बहुत सारे हिच एंड ग्लिच हैं कि वो पानी हमारे पास बिल्कुल साफ़ स्वच्छ पहुंच रहा है या नहीं पहुंच रहा। तो हमें अपने घर तक जो पानी पहुंच रहा है उसको इंश्योर करना कि वो साफ़ है या नहीं है। तो उसके हमारे पास
कई तरीके हैं। सिंपलेस्ट तरीका ये है कि पानी को उबालो, छान लो, मटके में डाल लो, पी लो। अच्छा। चीप एंड बेस्ट, और उसमें सारी सेफ्टी है। अगर आपको लग रहा है कि पानी में स्मेल आ रही है तो उसमें लौंग डाल दो, उबालने के बाद वैसे ही स्मेल कम हो जाएगी, छानने के बाद और कम हो जाएगी। आपने लौंग डाल दी तो उसमें फ्लेवर भी अच्छा आ जाएगा, और लौंग एंटीसेप्टिक का काम करता है। अच्छा। लेकिन इसमें थोड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि रोज़ पानी उबालना है, मटका भी साफ़ करना है। फिर दूसरा कम मेहनत वाला काम है कि आपने एक्वागार्ड लगा लिया, तो एक्वागार्ड में पानी फ़िल्टर हो जाता है, और वो फ़िल्टर हर 3 महीने में उसको चेंज करते रहते हैं। तीसरा ये होता है कि RO सिस्टम, रिवर्स ऑस्मोसिस, उसमें झिल्ली लगी होती है और वो पानी को फ़िल्टर करती है एट अ वेरी वेरी फाइन लेवल। तो उसमें सिर्फ पानी ही फ़िल्टर नहीं होता, उसमें सॉल्ट्स भी निकल जाते हैं। अच्छा, तो ये बात सही है कि RO सिर्फ हार्मफुल केमिकल्स नहीं, न्यूट्रिएंट्स भी निकाल देता है। सॉल्ट्स में न्यूट्रिएंट्स होते हैं, लेकिन मजबूरी है। हमारे दिल्ली के आसपास NCR में कई एरियाज़ ऐसे हैं जहाँ पर कि वाटर का जो एल्कलिनिटी या TDS वैल्यू है, तो वो TDS वैल्यू 1000 या 2000 आ रही है। अच्छा। इतना हार्ड वाटर हम नहीं पी सकते हैं। TDS वैल्यू क्या होती है एक वाटर की? ये जो उसके अंदर डिज़ोल्व सॉल्ट्स होते हैं, वो उसको हम TDS कहते हैं। ठीक है। तो वो जो है 1000 तक, 2000 तक होती है। और एप्ट कितनी चाहिए होती है? अब गंगा वाटर में 300 के करीब है। ओ। तो हम आइडियल तो उसी को समझते हैं कि गंगोत्री से पानी चला, हरिद्वार ऋषिकेश होता हुआ यहाँ पर दिल्ली तक आया, तो उसमें जो है हमें pH मिलता है 7.3 7.4 के करीब, ठीक। और TDS मिलता है 300 के करीब। तो वो पानी एप्ट है, बशर्ते कि उसमें गंदगी ना हो। तो उसको प्लेन सिंपल फ़िल्टर तो करना ही पड़ेगा, और कुछ ख़राब हो गया तो बॉयल भी करना पड़ेगा, लेकिन उसके सॉल्ट्स तो काफ़ी हद तक वही रहेंगे, pH भी वही रहेगा। लेकिन हाँ, जहाँ हार्ड वाटर है वहाँ मजबूरी है, आपको RO यूज़ करना ही पड़ेगा। लेकिन उसमें भी कई बार कंपनी वाले उस सिस्टम को ऐसा एडजस्ट करते हैं कि उसमें आपका TDS वैल्यू 40-60 कर देते हैं, तो वो पानी बिल्कुल बैटरी वाटर की तरह से, डिस्टिल्ड वाटर की तरह से हो जाता है। दैट इज़ नॉट वेरी हेल्दी टू ड्रिंक। उसमें न्यूट्रिशन है ही नहीं। तो अगर हम उसकी सेटिंग रखें तो हमें कम से कम 150 के आसपास रखनी चाहिए। ठीक है। और उसके बाद भी अगर हम उस पानी को मटके में डाल दें तो थोड़ा और उसमें अर्थी फ्लेवर आ जाएगा, कुछ और सॉल्ट्स आ जाएंगे। और बस ये है कि उस मटके को हमें रेगुलरली साफ़ करना पड़ेगा कि उसमें एक स्लाइम ना लग जाए, कोई लेयर ना आ जाए, झिल्ली ना बन जाए। तो उसको साफ़ करने के लिए एक रफ़ क्लॉथ से या स्कोरियर से उसको रगड़ के बीच बीच में साफ़ करना पड़ेगा, और वो पानी हमारे लिए बहुत सेफ़ रहेगा। तो RO का मिसयूज़ ज़्यादा हो रहा है, और मैं तो कई जगह देख रहा हूँ कि लोगों को ये पता नहीं कि उन्होंने RO क्यों करा है। RO सिर्फ फैशन की वजह से लगवा रहे हैं क्योंकि पड़ोसी ने लगवा रखा। अच्छा। उनको TDS का आइडिया नहीं है कि कितना TDS होना चाहिए। और फिर गंगा वाटर उनके पास बिल्कुल शुद्ध आ रहा है पानी, उसमें उन्होंने RO लगा दिया, तो उसका कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, जहाँ कहीं मिक्सिंग ऑफ सीवेज हो रहा है तो वो उनकी मजबूरी है, तो उनको करना ही पड़ेगा। लेकिन वहाँ जहाँ तक हो सके उसको बॉईल करके छान लें, गंगा वाटर को गंगा वाटर ही रहने दें, उसके 300 TDS को 40 ना कर दें, तो हमें उसका फ़ायदा पूरा मिल जाएगा। हाँ, तो यही सवाल है कि क्या अल्कलाइन वाटर सच में फ़ायदेमंद है या फिर ये मार्केटिंग गिमिक है? मुझे कुछ हद तक लगता है कि जो दुनिया में 2-3 बड़ी बड़ी रिवर्स हैं, फेमस रिवर्स हैं जिसमें गंगा का नाम आता है, वहाँ pH 7.4 है, वो हमारे ब्लड का pH है। वाओ। तो जब हमें ब्लड के pH पे पानी मिल रहा है तो हमें उससे ज़्यादा करने की क्या ज़रूरत है? बॉडी उसको कैसे अब्जॉर्ब करे? बॉडी फिर उसको एडजस्ट ही करेगा। या हाइपर एल्कलाइन पानी हम पी रहे हैं तो बॉडी उसका pH कम करके यूज़ करेगा। तो मेरा ख्याल है कि हाई एल्कलाइन वाटर पीने का कोई फ़ायदा नहीं है। आपका जो गंगा वाटर आ रहा है, या अगर आपका पानी बहुत एसिडिक है तो ठीक है, आप उसको एल्कलाइन करना चाहें तो 7.4 से ज़्यादा करने की कोई आवश्यकता नहीं होनी चाहिए। आया सवाल इसका कैंगन वाटर का या एल्कलाइन वाटर का, तो ये काफ़ी एक्सपेंसिव मशीन्स हैं, 1 लाख 2 लाख 10-10 लाख की आती हैं, एंड दे क्लेम कि पानी को वो एल्कलाइन कर देंगे। तो ये जितनी मशीन्स आ रही हैं जो फिल्ट्रेशन भी कर रही हैं, pH भी एडजस्ट कर रही हैं, दैट वेरी एक्सपेंसिव मशीन्स। और उसका कितना फ़ायदा होता है कोई साइंटिफिकली प्रूव नहीं है कि उनको एल्कलाइन ज़्यादा करेंगे तो ज़्यादा फ़ायदा होगा। अगर कोई कह रहा है कि अल्कलाइन वाटर आपकी बॉडी के लिए सही है, तो इस पे क्या स्टडीज़ होंगी? कुछ तो बेस होगा जिसके बेसिस पे वो बेच रहे हैं। उनकी स्टडीज़ वो अपने आप ही दिखाएंगे, लेकिन हम समझते हैं कि जब pH
ब्लड का 7.4 है तो हमें ज़्यादा एल्कलाइन की क्या ज़रूरत है, जरूरत नहीं, फिर बॉडी उसको उस लेवल पे वापस आके एडजस्ट वापस करेगी, चलाएगा, उधर चाहे मशीन वो है उसके एसिडिक हो जाए, वो हाँ, पानी का लेवल उतना ही होना चाहिए। ब्लड में तो उतना ही आएगा। उसके लिए किडनीज़ को और लंग्स को काफ़ी काम करना पड़ेगा पीएच को एडजस्ट करने के लिए, तो एक्स्ट्रा लोड ही पड़ेगा। आप जी। लो पीएच मीन्स मोर एसिड एंड हाई पीएच मीन्स लेस एसिड एंड मोर एल्कली। अब एसिड कहाँ पर होता है? स्टमक में होता है। जी। अब वो स्टमक का एसिड जो है कितना खट्टा और गर्म होता है, और अगर गले में आ जाए तो कितनी आग लगती आग है। लग जाएगी, बिल्कुल। तो दैट मीन्स टू मच एसिडिटी इज़ नॉट गुड। यस। तो जितना पीएच लो होगा उतना ज़्यादा एसिडिक है, ठीक है। तो हमें लो पीएच तो चाहिए ही नहीं। हम्म, तो बॉडी इस पीएच को मेंटेन करता है हम्म, थ्रू द किडनीज एंड थ्रू लंग्स। हम्म, अगर हमारा एसिडिक पीएच होगा तो किडनी जो है हाइड्रोजन आयंस को या एसिडिक आयंस को बाहर निकालेगी और ब्लड में एल्कलिनिटी को मेंटेन करेगी एट 7.4। ऐसे ही अगर एल्कलाइन ज़्यादा हो जाए तो भी किडनी को काम ज़्यादा करना पड़ेगा, लंग्स को काम करना पड़ेगा, क्योंकि लंग्स के माध्यम से फिर हम कार्बन डाइऑक्साइड एक्सचेंज करते हैं। तो हमारा ऐसा भी होता है ना कि हमारा स्किन का अलग पीएच लेवल होता है, हमारा माउथ का अलग पीएच वो लेवल होता है। जो हमारा पसीना है उसमें एसिड लेवल ज़्यादा होता है। ऐसे ही जहाँ जहाँ बैक्टीरिया ज़्यादा होते हैं इंटेस्टाइन में, माउथ में, वहाँ पीएच लेवल उन बैक्टीरिया की वजह से चेंज हो जाता है। लेकिन जैसे मसल्स, टिश्यूज़, ये सब हैं, दे विल ट्राई टू मेंटेन अ पीएच क्लोज टू 7.4। एब्सोल्युटली, गुड टेक अवेज। अब आते हैं एक्सटर्नल यूजेस पे, क्योंकि जब मुझे इंजरीज हुई तो मुझे या फिर वायरल होता है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि पानी की पट्टी लगा लो, बिल्कुल या फिर जब इंजरी होती है तो हॉट पैक लगा लो या फिर कोल्ड पैक लगा लो। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिर ये समझ आया कि अच्छा सिर्फ इंटरनल यूजेस तो नहीं है, आउटसाइड यूजेस भी हैं पानी के। बिल्कुल वो कैसे कैटेगराइज होते हैं? कब पता चलता है कि पानी एक्सटर्नली कब और कैसे और कहाँ यूज़ करना है? पानी बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ है। पानी के 3 रूप हैं, जी। स्टीम, जी। वाटर एंड आइस, और तीनों के तीनों हम मेडिकल यूज़ में ला सकते हैं। तो जैसे किसी को खांसी ज़ुकाम हो जाता है तो हम कहते हैं आप स्टीम इनहेलेशन ले लीजिए, तो उसमें कोई दवाई डाल के, विक्स डाल के, कार्बोल डाल के आपने भाप ले ली तो उससे बलगम पतला होकर निकल जाता है। स्टीम लोकली भी अप्लाई करते हैं फिजियोथेरेपी में, स्टीम देते हैं बाय ब्लोइंग ऑन दी अफेक्टेड एरिया, तो मसल को रिलैक्स करता है। फिर स्टीम बाथ होता है डिटॉक्सिफिकेशन के लिए। आप रूम में बैठ गए, वहाँ पर स्टीम जनरेट की जा रही है और आपके सारे बॉडी को वो स्टीम बाथ मिल रहा है। उसमें कई बार हर्ब्स भी डाल देते हैं, कुछ केमिकल्स, ऐसे नेचुरल चीज़ें जिससे आपको और मेडिसिनल वैल्यू मिलती है, तो इससे एक हेल्दी फीलिंग आती है और हो सकता है कुछ टॉक्सिन्स भी उससे निकलते हैं। तो ये तो स्टीम का यूज़ है। अच्छा, एक सवाल है मेरा, ये बहुत सारे लोगों का रिलेटेबल लगेगा कि ये कन्फ्यूजन होती है जब भी हमें कोई चोट लगती है तो हम उस वक्त कोल्ड पैक लें या हॉट पैक लें, कब हॉट पैक लेना चाहिए और कब कोल्ड पैक लेना चाहिए, ये क्लैरिफाई कर दो। जब आपको इंजरी हुई है उस टाइम एक्यूट इंजरी की वजह से वहाँ पर बहुत सारे केमिकल्स रिलीज़ होंगे, तो उस केमिकल्स की वजह से हमें पेन होगा, उन केमिकल्स की वजह से हमारे को स्वेलिंग होगी वहाँ पे। जी। तो हमें उसको रोकना है, तो आप कोल्ड पैक लगाएंगे। वो आइस पैक भी हो सकता है, आइस नहीं है तो कोल्ड वाटर भी आप रख सकते हैं उसके ऊपर। कोल्ड वाटर भी नहीं है तो कपड़ा ही भिगो के रख दें उसके ऊपर, तो उस जगह को थोड़ा ठंडा करने से वहाँ पर इंजरी का एलिमेंट कम हो जाएगा। ठीक है। अब आपको इंजरी हो चुकी है, 1 दिन 2 दिन हो गया, वहाँ पर स्वेलिंग आ रही है। अब उस स्वेलिंग को कम करने के लिए आप चाहते हैं कि वहाँ पर सर्कुलेशन आए और उन टॉक्सिन्स को निकाले जो स्वेलिंग है वहाँ पर, तो उसके लिए गर्म, और उसमें आप नमक भी डाल सकते हैं, तो उससे स्वेलिंग कम हो जाती है। तो ओल्ड इंजरीज़ में गर्म, एक्यूट में कोल्ड। एक्यूट मानेंगे हम 48 आवर्स टू 72 आवर्स के बीच में? वो तो लेट हो गया, लेट हो गया, 48 आवर्स मैक्सिमम। विद इन द फर्स्ट 4 आवर्स। अभी इंजरी हुई है, अभी कोल्ड लगाइए आप। और अगर मतलब अब इंजरी को 2 दिन हो चुके हैं तो हॉट? फिर बेटर रहेगा कि हॉट करें आप। ओके। तो जो हम पानी की बात कर रहे हैं, तो जब कभी बुखार होता है तो प्रायः तुरंत क्रोसिन या कालपोल या डोलो की गोली खा ली जाती है। बिल्कुल। अब इसमें कितना फ़ायदा होता है मैं नहीं जानता, लेकिन नुकसान ज़रूर होता है। बुखार में बॉडी हीट हो रहा है और हमने गोली खाई जो कि डाइफोरेटिक है, यानी कि वो पसीना लाएगी। अच्छा। पसीना ला के शरीर को ठंडा करेगी, क्योंकि पसीना जब इवेपोरेट होगा तो ठंडक मिलेगी। अब अगर हम इसकी जगह पानी पिएं
तो शरीर में गर्मी कम होगी इंटरनली, और बाहर से हम उसमें कोल्ड स्पॉन्जिंग करें, हाथ पे, माथे पे, पैर पे, पेट पे, कहीं भी पट्टियाँ रखें तो उससे कूलिंग हो जाएगी। तो बजाय डोलो खाने के, क्रोसिन खाने के, कालपोल खाने के, पैरास्टामोल लेने के, इट इज़ बेटर कि हम पानी पिएं, ज़्यादा से ज़्यादा पानी पिएं और कोल्ड स्पॉन्जिंग करें, तो उससे जो है टेम्परेचर उतर जाएगा। और ये मेरा तजुर्बा है कि जनरली जो फीवर होते हैं वायरल होते हैं, सीजनल होते हैं, उसमें अगर आपने 2 दिन ये काम कर लिया तो तीसरे दिन आप फिट एंड फाइन हैं। और अगर आप 1 दिन 2 दिन गोलियां खाते रहे, आप डिहाइड्रेट हो जाएंगे, कमज़ोर हो जाएंगे, आपने एंटीबायोटिक खाने की फिर आपको ज़रूरत लगेगी, तो आप अपना नुकसान करते जाएंगे। तो पहली चीज़ ये है कि पानी ज़्यादा पिएं और पट्टियाँ रख लें, आपका बुखार जल्दी उतर जाएगा। 2 बातें कहनी है मुझे यहाँ पे। एक तो आपने एंटीबायोटिक्स की बात की, तो उससे मैं सटली प्रमोट कर दूँ कि हमारा एंटीबायोटिक स्पेशल एपिसोड हम ऑलरेडी शूट कर चुके हैं सर के साथ, तो वो जाके ज़रूर देखना। दैट वाज अगेन एन आई ओपनिंग कॉन्वर्सेशन। एंड कमिंग बैक टू द टॉपिक, आपने बहुत सही बात बोली, क्योंकि मैंने अब नोटिस करना शुरू किया है कि बचपन में सबसे ज़्यादा हम लोग पट्टियाँ रखते थे। तब दवाई तो होती नहीं थी, या हम लोग को एज छोटे बच्चों को दवाई दी नहीं जाती थी। बिल्कुल। जब हम अडल्ट टर्न हुए तो सबसे इजी ऑल्टरनेटिव बन गया जस्ट पॉप अ पिल। यस, एंड वो प्रैक्टिस छूट गई। एंड अब शायद मैं बच्चों को, जब मेरे जो छोटे भाई बहन हैं उनको भी ये प्रैक्टिस नहीं करते हुए देखती हूँ। अब मैं देख रही हूँ कि घरों में ये प्रैक्टिस ख़त्म होती जा रही है, कि जो हम पट्टी लगाते थे सर पे और उससे लिटरली न्यूट्रलाइज हो जाता था बॉडी टेम्परेचर। तो आई थिंक इट्स टाइम वी कम बैक टू आवर रूट्स, घूम घुमा के। मन में ये विचार होना चाहिए कि मुझे गोली खा के बुखार नहीं उतारना, मुझे पानी पी के और पट्टी रख के बुखार उतारना है, तो उसमें आप जल्दी ठीक हो जाएंगे। 2 दिन से ज़्यादा बुखार टिकता नहीं है। पर यस, शॉर्टकट इज़ ऑलवेज द लॉन्ग कट। ओह दैट्स द नुकसान होता है दैट्स द उसमें बिगेस्ट नुकसान होता है, यस। साइड इफ़ेक्ट ज़्यादा होते हैं। तो बेटर ये है कि हम नेचुरल वे में अपने आप को ठीक करें, और पानी से बढ़िया कोई चीज़ नहीं है। बहुत ही ज़बरदस्त सर। मगर एक और सवाल मेरे मन में आता है कि रोनाल्डो उर्सो 9 करके एक कंपनी है, उसका पानी पीता है। विराट कोहली भी ओशन वाटर पीता है। तो ये सब का क्या सिग्निफिकेंस है? ऐसा है कि उर्सो 9 के बारे में नाम सुना है, लेकिन मुझे ये पता नहीं कि उर्सो उसका नाम क्यों है, लेकिन उसका pH शायद 9 होता है। हाँ, जो स्पोर्ट्समैन होते हैं, जब वो फिज़िकल एक्टिविटी बहुत ज़्यादा कर रहे हैं और वाकई में 1-1 घंटा दौड़ना, भागना, पसीना निकालना, तो इनका ब्लड pH जो है बहुत लो हो जाता है। इनके ब्लड में लैक्टिक एसिड सबसे ज़्यादा इकट्ठा होता है मसल्स में। उस एसिड को न्यूट्रलाइज करने में टाइम लगेगा। उसमें उनके मसल क्रैम्प्स भी आ जाते हैं। कई बार आपने देखा कि क्रिकेटर जब दौड़ रहे होते हैं, रन्स लिए जा रहे हैं, तो उनके क्रैम्प्स आ जाते हैं। तो उस क्रैम्प्स के कारण कुछ तो सॉल्ट्स की कमी होता है और कुछ एसिडिक pH भी होता है। तो जब ये लोग एल्कलाइन वाटर पीते हैं तो इनकी थकान जल्दी दूर हो जाती है, इनके मसल्स जल्दी रिकवर कर जाते हैं। ऐसे ही ओशन वाला जो पानी आप बता रहे हैं, शायद उसके अंदर भी मिनरल्स हैं, तो वो मिनरल्स जो है रिकवरी में हेल्प करते हैं, तो क्रैम्प्स नहीं आएंगे। तो स्पोर्ट्समैन को तो ऐसे पानी पीने से बहुत फ़ायदा होगा। लेकिन एक आदमी जो बैठा हुआ ऑफिस में अपना सोच रहे जी उसने पिया तो मैं भी पी लूँ, मैं भी स्पोर्ट्समैन बन जाऊँगा, उसका कोई ख़ास फ़ायदा नहीं है। तो हाई अल्कलाइन वाटर इन लोगों के लिए कोई यूज़फुल नहीं है। लेकिन हाँ, स्पोर्ट्समैन के लिए डेफिनेटली साइंटिफिक तौर पे देखा जाए तो मिनरल वाटर जिसमें कि सॉल्ट्स हैं या हाई pH वाला वाटर जो है वो उनको हेल्प करेगा। एब्सोल्युटली। ये बहुत ही ज़बरदस्त बात बोली आपने, क्योंकि हम सब अनकॉन्शियसली फॉलोअर्स हैं, है ना? बिल्कुल, उसका बिल्कुल। इंटेंट नहीं पता है कि वो पी रहा है तो हम भी पियेंगे। Yes. बट वो जो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहा है, क्या आप वो लाइफस्टाइल फॉलो कर रहे हो? बिल्कुल, इतनी एक्सर्शन आप करेंगे, इतना पसीना आप बहाएंगे, तो आपको वो चीज़ कंपेंसेट करेगी। आपकी सेहत बनानी नहीं, आपकी सेहत बिगड़ने से रोक रही है वो। इट इज़ अ मस्ट फॉर देम। It's a prevention for them. इट्स अ प्रिवेंशन सो दैट दे कैन स्टिल कंटिन्यू टू परफॉर्म फॉर आवर्स एंड आवर्स। क्योंकि क्रिकेट मैच तो कितने घंटे चलता है, और अगर बैट्समैन ने सोचा कि मुझे आज आउट नहीं होना है तो पिच पे भागता ही रहेगा वो, तो उसका तो pH फिर लो होता जाएगा, एसिडिटी बढ़ती जाएगी। तो उसको पानी भी रिप्लेस करना है और pH भी रिप्लेस करना है। वाटर फास्टिंग की आपने बात की थी शुरुआत में पॉडकास्ट की, कि वाटर फास्टिंग करते हैं लोग और कुछ दिन तक ही कर सकते हैं, 1-2 दिन तक, क्योंकि वो प्राण के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। मगर मुझे पूछना है, हमारे इंडियन कल्चर में बहुत सारे लोग वाटर फास्टिंग करते हैं, उसका क्या सिग्निफिकेंस है? इज़ इट रियली हेल्पफुल? ऐसा है कि अन्न और जल 2 चीज़ें हमारे बॉडी को सस्टेन करने के लिए अनिवार्य और ज़रूरी हैं। तो अन्न से मन बनता है,
अगर आप अन्न खाना बंद कर देंगे तो आपका मन धीरे धीरे बुझता जाएगा, आपकी कंसंट्रेशन ख़त्म हो जाएगी, आप सोच नहीं पाएंगे, और जैसे ही आपको खाना मिलेगा तो आपकी बत्ती जल जाएगी और आप एकदम ब्राइट एंड चेयरफुल होके दिमाग लगाना शुरू कर देंगे। जल का जो प्रभाव है वो प्राण के ऊपर है। तो जब कोई प्यासा होता है तो वो कहता है भैया पानी दे दो, प्राण सूख रहे हैं, तो उसके लिए सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है, तो वो प्राण जो है वो जल से ही मिलता है उसको। तो जल बहुत ही ज़रूरी है। खाने के बगैर इंसान कई दिन निकाल लेगा, जल के बगैर बहुत मुश्किल है। तो इसलिए जो वाटर फास्टिंग करते हैं, अब हमारे यहाँ निर्जल एकादशी का व्रत होता है जी। तो 24 घंटे पानी नहीं पीते हैं। छठ पूजा में लेडीज़ सुबह से शाम तक पानी नहीं पीती हैं। अब कुछ का तो ऐसा है कि वो शायद अगले दिन भी नहीं पिएंगे, मुझे पता नहीं, कुछ लोग बहुत अपना कठोर नियम रखते हैं। लेकिन ये कठोर नियम जो हैं सिर्फ उस इंसान के लिए बढ़िया है जो इसको बर्दाश्त कर सकता है। जो भी मरीज़ है, दवाइयाँ खा रहा है, उसको ये चीज़ कोशिश नहीं करनी चाहिए, नहीं तो वो कुछ ही घंटों में, एक दिन में अस्पताल पहुँचेगा। तो ये फैशन नहीं है, ये कंपटीशन नहीं है, ये एक तरह का बॉडी के अंदर आप अपना स्टेमिना बिल्ड करने की कोशिश कर रहे हैं कि आप भोजन के बगैर रह रहे हैं, आप पानी के बगैर रह रहे हैं, तो उसकी एक मियाद है कितने समय तक आप जी सकते हैं। लेकिन ये हर एक के लिए नहीं है, उन्हीं लोगों के लिए है जो फिट हैं और वो और फिटनेस की कोशिश कर रहे हैं। और धर्म ध्यान एक तरफ है, शरीर एक तरफ है। इतना धार्मिक भी नहीं होना कि प्रभु मिल जाएंगे तो शायद ये उपवास रख लेते हैं, कहीं ऐसा ना हो कि प्रभु को प्यारे हो जाए। बट क्या जल के उपवास से सच में आपके बॉडी के टॉक्सिन्स मिटते हैं या फिर बॉडी को रेस्ट मिल जाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम को? आप भोजन नहीं करेंगे तो आप फ़ायदे में रहेंगे, लेकिन आप पानी भी नहीं पिएंगे तो आपको नुकसान हो सकता है। अच्छा, ये जो बहुत ट्रेंड चल रहा है ऑफ कॉपर वेसल्स या फिर सिल्वर ग्लास, या फिर अब तो मैंने देखा है जो हमारा मटका के बॉटल्स, क्ले पॉट की बॉटल्स भी आने लगी हैं, तो इस ट्रेंड पे आपका क्या टेक है? ऐसा है कि अब हमको जो पानी मिल रहा है आरओ का मिल रहा है, उसमें कुछ भी नहीं है। तो वी आर ओनली एडिंग द मिनरल्स एंड मेटल्स विच आर इम्पोर्टेंट टू अस। पहले खुद ही रिवर वाटर, हाँ रिवर वाटर्स, हाँ रिवर वाटर्स में से हमें सब चीज़ें मिल रही थी। क्योंकि अगर आप पहाड़ों की नदियों में देखें तो वहाँ पर कई चट्टानें आपको अलग अलग कलर्स की दिखती हैं, तो बहुत सारे मेटल्स हैं वहाँ पे। वो पानी उसमें से गुजर रहा है तो उनको छीलता हुआ, उनको घिसता हुआ निकल रहा है, तो उस पानी में मिनरल्स, मेटल्स, सब चीज़ें हैं। अब हमें जो पानी मिल रहा है वो आरओ का मिल रहा है, तो उसमें बचा क्या? तो हमें अब उसको ऐड करना पड़ेगा। या तो मिनरल्स की हमें कैप्सूल्स खानी पड़ेंगी, विटामिन की कैप्सूल एडिशनल लेते हैं, या फिर हम कॉपर वेसल, सिल्वर वेसल, या कुछ लोग जो हैं अपने कंटेनर में सिल्वर कॉइन्स डाल देते हैं, तो उसका थोड़ा थोड़ा अंश आपको मिलता रहता है। तो दैट इज़ द पर्पज़। लेकिन कुछ कंडीशंस ऐसी हैं, जैसे कॉपर डिजीज़ होती है विल्सन डिजीज़ के नाम से, उसमें एक्स्ट्रा कॉपर बॉडी में आ जाता है। अच्छा। तो ऐसे लोगों के लिए वो कॉपर वेसल का पानी अच्छा नहीं होगा। तो उन्हें कैसे पता चलेगा कि उन्हें वो हो सकती है? एग्जैक्टली अगर उनको कोई लिवर की प्रॉब्लम है तो दे शुड मेक श्योर कि उनका जांच हो जाए, और उनको तो ख़ास तौर से कॉपर वेसल का पानी नहीं पीना चाहिए। लेकिन इट्स नॉट अ वेरी कॉमन डिजीज़, रेयर है। तो सिल्वर का प्राय ऐसा कोई नुकसान नज़र नहीं आया है। तो ये गोल्ड और सिल्वर जो हैं ये बॉडी को थोड़ा थोड़ा चाहिए होते हैं, तो अगर ये मिल जाते हैं तो अच्छी बात है। वंडरफुल। आई थिंक वी कवर्ड ऑलमोस्ट एवरीथिंग। ये काफ़ी सिंपल बट वेरी वेरी एसेंशियल कॉन्वर्सेशन थी, है ना? गुड। एंड जाने से पहले आप अपना बेस्ट एडवाइस क्या दोगे? मैं समझता हूँ कि पानी को इम्पोर्टेंस हम लोग कम दे रहे हैं, तो पानी को इम्पोर्टेंस दें, सही मात्रा में पिए, सही तरीके से पिए, और उसकी जगह हम गोलियां खा के बुखार उतारें, एंटीबायोटिक्स खा के उतारें, वो सब ठीक नहीं है। पानी से बहुत कुछ हो सकता है इंटरनली और एक्सटर्नली, तो पानी का सदुपयोग अच्छी तरह से करना चाहिए, उसकी वैल्यू को कम नहीं करना है, उसकी वैल्यू को समझना है। मुझे भी यही लगता है, वाटर इजंट जस्ट हाइड्रेशन, इट्स लाइक आवर बॉडीज वाईफाई, नो वाईफाई नो सिग्नल। वेरी गुड। एंड सो आई जस्ट वांट टू स्टे दिस टू द ऑडियंस कि आपको एक्सपेंसिव एल्कलाइन वाटर की, नॉनसेंस वाटर की ज़रूरत नहीं है, आपको आइसलैंड के हिमालयाज़ ग्लेशियर्स को मेल्ट करके पानी पीने की ज़रूरत नहीं है, आपको सिर्फ साफ़, स्वच्छ, सही तरीके से, फुल अवेयरनेस के साथ राइट अमाउंट ऑफ वाटर पीने की ज़रूरत है। सो दैट्स जस्ट अ रिमाइंडर, ग्रैब अ ग्लास ऑफ वाटर एंड ड्रिंक इट एज
you finish this complete podcast. Thank you so much, Neeraj sir, for doing this. Thank you very It much. was again a delightful conversation. An honor to have you. Thank And you. hope we come back with another episode. Anything that's interesting and useful for the public, Yes. we can discuss. Absolutely. Thank you. Thank you. We sip it, we spill it, we ignore it, but never really respect it. मगर अब आपको पता है कि how much water affects your digestion, sleep, skin, energy, mood और शायद आपकी एंग्जाइटी भी. सो आई रियली होप अब आप पानी को बैकग्राउंड नॉइस की तरह इस्तेमाल करना छोड़ दें. अगर ये एपिसोड सक्षम रहा है आपको याद दिलाने में कि आप डिहाइड्रेटेड हैं, आप कम पानी पीते हैं या आपको पानी को ज़्यादा और इम्पोर्टेंस देनी चाहिए, देन येस, मिशन अकम्प्लिश्ड. मेरा काम सिर्फ इतना ही था. एंड येस, मुझे सिर्फ इतना बोलना है टेक अवे में कि पानी isn't just about hydration. I'll repeat this. Pani is not just about hydration. It is your body's Wi-Fi signal. No water is equal to no signal. और हाँ, अगर आपको ये एपिसोड पसंद आया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में शेयर कीजिए. ऑल्सो डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन बिलो कि व्हाट वाज योर बिगेस्ट टेक अवे फ्रॉम दिस एंटायर पॉडकास्ट. ऑल्सो आप हमें रिकमेंडेशंस दे सकते हैं कमेंट सेक्शन में कि और कौन से टॉपिक और गेस्ट को आप हमारे पॉडकास्ट पे देखना चाहते हैं. एंड जाने से पहले मैं बता दूँ दैट डू चेक आउट आवर मैजिक टाइम सेगमेंट, जहाँ पर हम गेस्ट के साथ मैजिक भी परफॉर्म करते हैं. यू कैन चेक दोज वीडियोज़ आउट इन रील्स एंड शॉर्ट फॉर्म कॉन्टेंट. ऑल्सो आई विल सी यू अगेन ऑन every Thursday 8:30 p.m.